हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 50। इससे पहले इस कहानी के 39 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, रणवीर अवनी दोनों ही अवनी की फैमिली से मिलने जाते हैं। उसके बाद वो राय पैलेस आ जाते हैं तो रणवीर ने अवनी को बेड पर लेटाया और एक नज़र उसे देखा और सीधा बाहर चला गया। रणवीर रूम से बाहर आते ही अमन को कॉल पर बोलता है कि उन्हें रेडी रखो जब तक मैं वहां पर नहीं आता और कोई भी कुछ नहीं करेगा। इतना बोलकर रणवीर ने कॉल कट कर दिया और अमन अपने काम में लग जाता है। तो अब देखते हैं आगे। सीक्रेट रूम में रणवीर इस वक्त मॉनिटर को देख रहा था जहां पर अभी एक जगह की लाइव फुटेज चल रही थी। तो रणवीर उसे देखकर अपनी रौबदार आवाज़ में बोलता है कि सब ठीक था, तो फिर ये कैसे हुआ और किसने इनकी मदद की है, मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो रणवीर की बात सुनकर अमन आगे आया और उसे देखते हुए बोलने लगा कि वो अभी तक पता नहीं चला है बॉस, पर हमने मिस्टर टी का मैप लिया है और उसने हमें उलझा कर रखा हुआ है, जिससे हम अभी तक पता नहीं लगा सकते हैं और खुद इतनी बड़ी प्लानिंग करने लगा है। रणवीर ने गुस्से में अपनी आंखें मींची और उससे पूछा कि व्हाट इज दिस स्टेटस। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकता है। उसकी बात पर विकी मॉनिटर पर कुछ दिखाते हुए बोलता है कि सर, ये इन्फ्लुएंस मॉल है, सामने की फुटेज यहाँ पर है और करीबन 10 से ज़्यादा लोग यहाँ पर हाईजैक किया गया है और सबके सब देश की जानी मानी हस्ती होने के साथ ही देश के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं, इसीलिए उन लोगों ने इनको ही टारगेट किया है। अगर किसी एक को भी कुछ हुआ ना तो इंडिया में अफरा तफरी मच जाएगी। तो रणवीर ने विकी की बात सुनकर कहा कि वेयर इज चीफ। तो अमन रणवीर को बताते हुए बोलता है कि सर, वो चीफ इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी काउंसलिंग में पीएमओ में मीटिंग कर रहे हैं, इसीलिए उनको अभी सारी चीज़ें नहीं पता है। जैसे ही उन्हें खबर मिली तो वो उसे रोकने के लिए अभी प्लानिंग कर रहे हैं। तो रणवीर अमन की बात सुनकर पलटा और अपने हाथ पॉकेट में डालकर गुस्से से बोलता है कि क्या उसने बताया कि उसकी क्या डिमांड है, क्या चाहता है वो। तो अमन ने रणवीर को बताते हुए कहा कि बॉस, अभी तक तो नहीं, पर उसने पीएम से बात करने की डिमांड रखी है और अब तो वही जानता है कि वो क्या डिमांड कर सकता है। उसने बात की ही नहीं है और उसे क्या चाहिए वो उन्हीं को बताएगा। अमन की बात खत्म होते ही विक्की ने बोलना शुरू किया और बोला, सर, वो हमारे ब्लैक कमांडो इन्फ्लुएंस मॉल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की। तो विकी की बात सुनकर रणवीर ने अभी कुछ सोचते हुए कहा कि उनके कितने आदमी हैं और वो क्या उनके साथ वो भी है। तो विकी रणवीर से बोलता है कि उनके करीबन 5 लोग अंदर हैं बॉस, और मिस्टर डी अंदर है या नहीं ये अभी तक नहीं पता चला है। उसकी लोकेशन भी अभी तक नहीं मिली हुई है। सीसीटीवी कैमरा हैक करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ का सारा सिस्टम अभी उनके कंट्रोल में ही है बॉस। तो हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवाय इंतज़ार के। तो रणवीर अभी उसकी बात सुनकर गुस्से में सबको घूरते हुए बोलता है कि सब के सब उनके कंट्रोल में है, तो हम अब तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैंने तुम सबको ये कहने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी है कि तुम ये कहो कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ तमाशा देख सकते हैं। मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता बनाओ और मुझे अंदर की हर एक खबर चाहिए अभी के अभी। तो रणवीर ने अपनी बात कही और तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो सब ने उस तरफ देखा जहां से अभी आवाज़ आई तो अमन के हाथ से उसका फ़ोन अभी नीचे गिर चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान बुत बनकर खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर अभी काफ़ी ज़्यादा घबराहट दिख रही थी। रणवीर ने जब अमन को देखा तो उससे पूछते हुए बोला, व्हाट हैपेंड अमन, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तो रणवीर की बात सुनकर अमन घबराते हुए खुद से बड़बड़ाया, ये नहीं हो सकता। वो अमन की सिचुएशन देखकर रणवीर की आंखें एकदम से छोटी हो गईं और वो अमन को देखकर अपनी कड़क आवाज में, क्या हुआ है बताओ अमन, तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो। तो अमन को देखकर विकी उसके पास आता है और उसके कंधों को पकड़ते हुए बोलता है कि अमन, अमन क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हो, क्या कुछ इम्पोर्टेंट बात है तो हमें भी बताओ। तो अमन की आंखें एकदम से नम हो चुकी थी और वो विकी की तरफ देखते हुए बोला, अमन, एली
एली इस वक्त इन्फ्लुएंस मॉल में ही है। वो वहाँ मौजूद है जहाँ इस वक्त मिस्टर डी ने सबको हाईजैक करके रखा है। तो अमन की बात सुनते ही रणवीर के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। तो वहीं विक्की भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पूछते हुए बोला, वो वहाँ पर क्या कर रही है? तो अमन तो पैलेस में थी ना वो, और वो वहाँ पर क्यों गई? तो विक्की की बात सुनकर अमन उसे बताते हुए बोला कि एली पैलेस में ही थी। वो मॉल कैसे पहुँची मुझे भी नहीं पता है यार। मैंने तो बस गार्ड्स को कहा था उसके साथ रहने के लिए, और उन्होंने बताया है कि वो इस वक्त मॉल में ही मौजूद है। अब मैं क्या करूं? तो अमन की बात सुनते ही रणवीर की कोल्ड वॉइस उसे सुनाई देती है कि वो रणवीर की तरफ देखने लगा, और रणवीर उसे देखते हुए बोला कि उसे कुछ नहीं होगा अमन, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो सही सलामत वहाँ से बाहर आएगी। वो अकेली नहीं है, सब सही सलामत बाहर आएंगे वहाँ से। रणवीर ने अपनी बात कही और विकी को देखने लगा। तो विकी ने भी उसे हाँ में अपना सिर हिलाकर जवाब दिया, और विकी जल्दी से सिस्टम मॉनिटर पर कुछ काम करने लगा। तो वहाँ पर अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शांति का माहौल हो चुका था, जिसमें सिर्फ विकी की उंगलियां चलने की आवाज़ आ रही थी और कुछ भी नहीं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहे थे। रणवीर अपनी वॉच में वक्त देख रहा था, तभी अचानक से रणवीर का फ़ोन रिंग करने लगा, और जैसे ही रणवीर की नज़र उस ऑनलाइन नंबर पर गई तो उसे उस कॉल को पिक कर दिया जल्दी से, और काफ़ी देर तक उसमें उसने कोई आवाज़ नहीं आती है। तो रणवीर इस वक्त बिना भाव के खड़ा हुआ था, और वहाँ खड़े सभी लोग उसके बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी सामने से किसी की आवाज़ सुन जैसे ही रणवीर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई हो, और उसे बहुत ही खुशी मिल रही थी। सामने वाला इंसान बोला कि क्या हाल है डेविल आर? तभी सुना, इस वक्त मुंबई में ही हो तुम? और सामने की आवाज़ सुनकर रणवीर चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ गया, और उसने अपने हाथ को आर्म्स पर रखा और डेविल मुस्कान के साथ बोला, इतने दिनों में सिर्फ तुम यही पता लगा पाए हो कि मैं मुंबई में हूँ? काफी धीमी चाल है तुम्हारी डी। उफ, दलाकुद्दीन एम कालमुद्दीन। वैसे तुम्हारे आगे मिस्टर लगाना गलत ही होगा, आखिर तुम इस लायक जो नहीं हो। मुझे गलतफहमी हो गई थी मिस्टर लगाने की। तभी उसकी बात सुनकर सामने से डी घमंड भरी आवाज में बोला, तुम्हें जो मर्जी है वो बुलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं तुम्हारी जान को तकलीफ दूंगा तो अपनी औकात तुम्हें अच्छे से याद आ जाएगी। वैसे मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारी जान आराम से सो रही होगी। क्यों अकेला छोड़कर आए हो ना उसे? टी की आवाज़ सुनते ही रणवीर का चेहरा भी गुस्से से गंभीर हो गया, और वो गुजरती हुई आवाज़ गुर्राते हुए बोला, हिम्मत भी मत करना उसके बारे में सोचने की, वरना ऐसी मौत दूंगा कि। रणवीर की बात को बीच में ही काटते हुए डी बोलता है, आ धमकी देने की हालत में नहीं हो अभी तुम। रणवीर राय, इस वक्त तुम्हारे वो लोग इम्पोर्टेंट हैं जो अभी मॉल में ही फंसे हुए हैं। उनमें से एक तो शायद तुम्हारी बॉडीगार्ड की गर्लफ्रेंड एली, और कैसे भूल सकते हो तुम उसे? डी की बात सुनकर रणवीर के हाथों की मुट्ठियां एकदम से बंद गईं, और वो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। सामने से डी की आवाज़ आई, तुम्हें याद है ना कि डेविल आर तुमने मेरा कितना नुकसान किया था? वो कैसे भूल सकते हो तुमने मेरे खास आदमी जो तुम्हारा दुश्मन था डैनियल, उसको बर्बाद कर दिया है, और माफिया के सारे नेटवर्कों को तुमने मिट्टी में मिला दिया है। उसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा मैं। उनकी बात सुनते ही रणवीर बोला कि क्या चाहते हो तुम? रणवीर की बात सुनकर डी डेविल मुस्कान के साथ धीरे से बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस सरकार से तो मैं मांग ही लूँगा, पर तुमसे मुझे वो कीमत चाहिए जिसे तुमने पूरी तरह से बर्बाद किया है, पर उसका 10 गुना ज़्यादा ही लूँगा तुमसे। अगले 1 घंटे में रकम मेरे अकाउंट में शामिल हो जानी चाहिए, नहीं तो मैं खुद कसम खा रहा हूँ सबको एक साथ ही खत्म कर दूंगा, और सबसे पहले तुम्हारी वो सो कॉल्ड एली जिसे तुम अपनी बहन मानते हो। तो भाई अपनी बहन की जिंदगी की कीमत तो अदा कर ही सकता है ना। डी ने अपनी बात खत्म की और कॉल को जल्दी से कट कर दिया। तो रणवीर फोन पर अपनी पकड़ बनाकर सामने की तरफ देखने लगा। उसका चेहरा अभी इस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसको देख बाकी सब भी डर से अपनी जगह पर ही जम गए थे, और सबके पसीने छूट रहे
थे वहाँ पर हद से ज़्यादा शांति थी, जिसमें फ़ोन की बातें सबको सुनाई दे रही थी। तो अमन की हालत अभी ख़राब हो चुकी थी और वो किसी भी कीमत पर एली को नहीं खो सकता था, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। वो टूट चुका था, जिस वजह से वो बेजान होकर बस ज़मीन पर गिर गया और वो इस वक्त अभी लाचारी से घुटनों पर बैठा हुआ था। तो उसे देखकर विकी उसके कंधे पर हाथ रख कर बोलता है कि अमन, तुम कमज़ोर नहीं हो सकते हो, हमें लड़ना है उनसे, तुम ऐसे कैसे हार मान गए। अमन की आंखें अचानक से नम हो गईं और वो उम्मीद भरी नज़रों से रणवीर को देखते हुए बोला, बॉस, आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, प्लीज़ मेरी एली को बचा लीजिए, प्लीज़ बॉस। तो अमन को ऐसा रोता हुआ देख रणवीर उसके पास बैठ गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें हार मानने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी है अमन, तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो। एली को अगर सही सलामत देखना चाहते हो तो तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा, तुम्हें किसी के भरोसे नहीं रहना है। रणवीर ने अमन को खड़ा किया और उससे कहा कि तुम जानते हो कि मुझे वो भी काफ़ी अच्छे से मेरी हर चाल को जानते हो, तो तुम सोचो कि एली को कैसे बचा सकते हो, मैं तब तक बाकी लोगों को बचाता हूँ। रणवीर की बात सुनकर विकी थोड़ा कंफ्यूजन में उससे पूछते हुए बोला, सर, क्या आप डी की बात मानने वाले हैं। तो विकी की बात सुनते ही रणवीर ने बिना किसी भाव से कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रणवीर राय ने आज तक किसी के आगे झुकना नहीं सीखा है और ना ही किसी की बात मानना सीखा है। आज वो सीखेगा कि उसकी औकात क्या है। अपनी बात बोलने के बाद रणवीर ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे और तिरछी निगाह से सामने देखते हुए कहा कि विकी, उनके आदमी चारों तरफ से फैले हैं, पर क्या वो टेरेस पर भी हैं। तो उसकी बात सुनते ही विकी के चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ गई, जैसे अब सब कुछ ठीक होने वाला हो। वहीं अमन कुछ सोचते हुए बोला, बॉस, आप क्या कहने वाले हैं। तब रणवीर ने उसकी बात पर डेविल मुस्कान के साथ बोला कि कुछ नहीं, चलो डी को उसके काम की कीमत देते हैं। तो रणवीर के चेहरे पर अभी शातिर भाव थे। तो थोड़ी देर के बाद ही वो सब तैयारी के साथ इन्फ्लुएंस मॉल के टेरेस पर आकर खड़े थे। सब ने कमांडो की मिस्टीरियस कार्टून पहने हुए थे, तो उनके साथ में बड़ी बड़ी गन भी थी, चेहरे पर मास्क थे और सब छुपते छुपते हुए अंदर जाने लगते हैं। काफ़ी आसानी से सब लोग अंदर पहुंच गए थे और डी के काफ़ी सारे आदमी जो रणवीर के ब्लैक कमांडो ने ढेर कर दिए थे। तो वहीं दूसरी तरफ से डी का हेड आदमी मॉनिटर के पास खड़े होकर किसी से चिल्लाकर बात कर रहा था, तुम्हें हम आखिरी बार बोल रहे हैं, अगर अगले आधे घंटे में हमें हमारे आदमी एकदम से उस न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ यहाँ पर नहीं मिले तो उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझ गए ना। या फिर किसी की लाश भेजने के बाद ही तुम बात को समझोगे। अगर तुम वो चाहते हो तो हम अभी किसी की लाश भेज देते हैं। और सुन, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए 15 चॉपर भी चाहिए, ताकि हम आसानी से हमारे साथियों को लेकर जा सकें। और तुम्हारी ये जो सो कोल्ड आर्मी बाहर खड़ी हुई है ना, इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलो, वरना ये जगह अभी के अभी शमशान बनाने में हमें वक्त नहीं लगेगा, समझ गए ना। और मुझे अब बार बार फ़ोन मत करना, जल्द से जल्द हमारा काम करो, मेरे पास वक्त नहीं है और ना ही तुम्हारे पास। डैनियल आर ने इतना ही कहा और फिर फ़ोन को काट दिया। कुछ देर के बाद रणवीर, जो अभी राय पैलेस में आ चुका था, अवनी के अचानक से कॉल पर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। पर रणवीर अवनी के रूम में आया तो उसने देखा कि अवनी अभी आराम से सो रही थी। तभी उसके चेहरे एकदम से डार्क हो गया और उसकी आंखें लाल हो गई और फिर वो कॉल पर एंटर कॉल करके सो कोल्ड वॉइस में बोला, काम हुआ क्या। तभी फोन पर इस वक्त विकी था, जो रणवीर को जवाब देते हुए बोला, यस सर, काम हो गया है, हमने पूरे एमके यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे कमांडो को तैनात कर दिया है और यूनिवर्सिटी के 10 किलोमीटर का एरिया भी हमारे कंट्रोल में ही आ गया है। विकी की बात सुनकर रणवीर ने आगे कहा कि गुड, व्हाट अबाउट डैनियल। तो रणवीर की अगली बात का जवाब देते हुए विकी बोलता है कि सर, वो इस वक्त हमारे ब्लैक रूम में ही मौजूद है, हम
हमने आसानी से उसे पकड़ लिया है। उसके साथ ही जो अभी हाईजैक में शामिल थे सब इस वक्त अभी राय की निगरानी में ही मौजूद हैं। तो रणवीर की विकी से कुछ नहीं कहा और इस वक्त बात करने के बाद वो बोला कि सब पर नजर रखो, स्पेशली डी पर। उसका प्लान फ्लॉप होने के बाद वो जवाब देते हुए बोला कि यस सर, काम हो गया है और हमने पूरे एमके यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे कमांडो को तैनात कर दिया है और यूनिवर्सिटी के 10 किलोमीटर का एरिया भी हमारे ही कंट्रोल में आ गया है। अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। विकी की बात सुनकर रणवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि गुड, और व्हाट अबाउट डैनियल। तो रणवीर की अगली बात का जवाब देते हुए विकी बोलता है कि वो इस वक्त हमारे ब्लैक रूम में ही मौजूद है सर, और उसके साथ ही जो अभी हाईजैक में शामिल थे ना सब इस वक्त राय की निगरानी में ही मौजूद है। रणवीर ने विकी से कुछ वक्त तक बात करने के बाद बोला कि ओके, अभी तुम सब पर नज़र रखो और स्पेशली डी पर। उसका प्लान फ्लॉप होने के बाद वो ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा करने का सोचेगा, इसीलिए हमें उसे आसानी से छोड़ना नहीं है। विकी ने रणवीर की बात पर थोड़ी झिझक के साथ पूछा, सर वो ईरा को सब पता चल गया है कि वो वापस आना चाहती है। तो रणवीर ने जैसे ही विकी की ये बात सुनी तो उसने थोड़ी सी गहरी सांस ली और बिना किसी संकोच से कहा कि इस बारे में ऑफिस आकर बात करेंगे, अभी हमें कुछ बात नहीं करनी है और तुम एली और अमन को इन्फॉर्म करो, मुझे अभी के अभी ऑफिस में आकर मिले, और ईरा को भी तुम ऑफिस आने के लिए ही बोल दो, और सब पर अभी तुम अच्छे से नज़र रखो, कोई भी कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ देर बाद कारों का काफिला एमके यूनिवर्सिटी के सामने आकर रुक जाता है और सबसे बीच वाली कार जो कि अभी गेट के सामने आकर खड़ी थी वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी, क्योंकि सबकी नज़र उसी पर ही थी। तो बाकी गाड़ियों से काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स अभी सेफ्टी के लिए आसपास खड़े हुए थे और दो गार्ड गाड़ी के दोनों गेट खोलने लगते हैं, जिसमें से दो खूबसूरत से लोग बाहर आते हैं। रणवीर और अवनी बाहर आए और फिर रणवीर का फेस मास्क से अभी कवर हुआ था, तो वहीं अवनी भी इस वक्त मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी, तो उसके चेहरे पर अभी कोई भी मास्क नहीं था। रणवीर अवनी के पास आता है और उसने अवनी की कमर को होल्ड करके उसके माथे पर किस कर दिया, और तभी रणवीर पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर रणवीर की आंखें अभी कोल्ड हो गई थी। उसे थोड़ा सा तो गुस्सा आया था, मगर उसने अभी कोई रिएक्ट नहीं किया। उसके हाथों की मुट्ठियां बन गई थीं और गुस्से से वो फिर पलटकर सामने खड़े इंसान को देखने लगा। दोनों ने अभी एक साथ पलटकर ही उस तरफ देखा था जहां से अभी आवाज़ आ रही थी। तो अवनी के चेहरे पर इस वक्त अभी काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस के भाव आ गए थे, तो रणवीर ने उसकी कमर को अब भी होल्ड करा हुआ था। तो रणवीर पूरी तरह से अभी अवनी के साथ ही मौजूद था। तो एक बार फिर से वो आवाज़ थोड़ा गुस्से भरे लहजे में बोलती है कि अब हमारा पोता रास्ते पर भी आवारागर्दी करने लगा है। बहुत अच्छा, अच्छा है लड़की, तुम्हारी संगत में ये भी देखने को मिल गया हमें। खैर छोड़ो, जब पोता ही अपना नहीं रहा तो जो हो रहा है बस चलने ही दो। तुम तो चलो, अपनी बात खत्म करो। वो नाराजगी में सिर हिलाकर कॉलेज के अंदर जाने लगे। तो उनके साथ अभी कुछ गार्ड्स और कुछ लोग और भी थे जो चुपचाप से उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हीं विक्रम जी का डर था, पर वहीं उन्हें रणवीर के गुस्से नहीं देखना था। जैसे ही दादू ने अपनी कुछ का कदम आगे की तरफ बढ़ाए, रणवीर बिना पलटे ही बोला, दादू अगर आप यहाँ पर जान को तकलीफ देने के बारे में सोचकर आए हैं तो प्लीज़ आपको पहले ही बता दूं, अगर जान को छोटी सी भी खरोच आई ना तो आप अपने पोते को खो देंगे हमेशा हमेशा के लिए। रणवीर की बात सुनते ही दादू की पकड़ उनके लाठी पर कस गई और वो बिना पलटे ही गुस्से में रणवीर से बोलते हैं कि इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ मैं जो ऐसी हरकतें करूँगा, समझ लो तुम। रणवीर उनकी बात सुनकर अवनी के साथ पलटकर उन्हें देखने लगा। अवनी जो अभी कुछ भी नहीं बोल रही थी। रणवीर ने अवनी को देखा जो अभी हल्की सी सहमी हुई लग रही थी। उसे देखकर रणवीर ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा दादू से, दादू यकीन है आप पर आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे, पर आप कुछ
कुछ भी ना करें ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये भी बात 100% सही है। तो इसीलिए आपको एक बात बता दूं कि आपके हर बार के लिए आपके सामने मैं खड़ा रहूंगा। रणवीर की बात सुनकर बाकी सब काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि आज तक कभी उन्होंने किसी को भी विक्रम जी से ऐसे बात करते हुए नहीं देखा था, और रणवीर के मुंह से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रणवीर अपने दादू से बहुत प्यार करता था। सब एकदम से सदमे में खड़े थे। ऊपर से रणवीर के साथ किसी लड़की का होना उन्हें और ज़्यादा हार्ट अटैक दे रहा था, पर सब अपनी गर्दन नीचे कर खड़े थे। वो सब देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। रणवीर चलते हुए आगे जाने लगा तो उसी वक्त दादू भी एकदम से पलटकर उन्हें देखने लगे। वो रणवीर को घूरते हुए अपनी कड़क आवाज़ में फिर से बोलते हैं कि इंसान अगर सब कुछ हासिल कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो दुनिया को जीत गया है। भूलो मत, आज मैं तुम्हारा दादा हूँ, समझे? और तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं रह गई है। तुम्हारे अंदर जो खून है वो भी मेरा ही है। आज भले ही तुम रास्ता भटक गए हो, पर एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर हो जाएगा, और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। जल्द ही तुम्हें वो दिन मिलेगा देखने को। रणवीर ने उनकी बात सुनी और डेविल स्माइल के साथ दादू से कहा, मुझे पता है मैं आपका ही खून हूँ भले ही, पर मेरी सोच आपसे कहीं ज़्यादा अलग है। मुझे आपसे कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि उम्मीद वहाँ की जाती है जहाँ आपको कोई फ़र्क पड़ता हो दादू। मैंने तो उसी दिन इफ़ेक्ट करना छोड़ दिया था जिस दिन रणवीर इतना बोलते बोलते ही रुक जाता है। तो रणवीर अपनी बात कहते हुए दादू को अभी गुस्से से घूरने लगता है, और उसने गहरी सांस ली और इधर उधर देखने के बजाय सीधा अंदर जाने लगा। तो वहीं रणवीर की बात सुनकर दादू के हाथों की मुट्ठियां एकदम से कस गई। वो बिना एक पल भी गवाए वहां से अंदर की तरफ बढ़ गए। तो उनके चाहते ही अवनी ने रणवीर को कसकर गले लगा लिया और धीरे धीरे से सिसकियां लेकर रोने लगी। तो अवनी का टच महसूस करते ही रणवीर ने खुद को शांत किया और अपना गुस्सा खुद में ही पी लिया। अवनी की पीठ को वो सहलाते हुए बोला कि जान, काम डाउन प्लीज, मैं गुस्सा नहीं हूँ आपसे, तो बिल्कुल भी नहीं। रणवीर की बात सुनते ही अवनी ने फिर से कहा कि आप दादू से ऐसे बात क्यों करते हैं हबी, वो और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, हम उन्हें कैसे? तो अवनी की बात सुनकर रणवीर ने अवनी को थोड़ा सा दूर किया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला कि वो आप मुझ पर ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जाओ, वरना हमारा इरादा बदल ही जाएगा जान, और हम आपको ऑफिस लेकर चले जाएंगे, और वहाँ पर हम क्या करेंगे आपको अच्छे से पता है। तो रणवीर की बात सुनकर अवनी थोड़ा सा जल्दबाजी में हड़बड़ी में उससे दूर हुई और अपनी नज़रें नीचे करके शर्माते हुए बोलती है कि हाँ, हम जा ही रहे हैं, आप भी जाओ। ओके। तो रणवीर ने धीरे से मुस्कुराते हुए अवनी का हाथ पकड़ा और धीरे से छोड़ते हुए कहा कि सी यू सून जान, बहुत ही जल्द मैं आपसे मिलने आऊँगा। अवनी ने थोड़ा उदास चेहरे से उसे बाय किया और अंदर अंदर जाने लगी। तो वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, तो वहीं रणवीर भी अभी उसे ही देख रहा था। वो तब तक वो देखता रहा जब तक अवनी अंदर नहीं चली गई थी। उसके अंदर जाते ही रणवीर के एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो गए। उसे थोड़ा सा गुस्सा आया और वो अपने कोट के बटन लगाकर सीधा कार में आकर बैठ गया। कुछ ही पल बाद सारी गाड़ियां हवा से तेज होकर वहां से चली गईं। यहाँ अंदर अवनी अभी काफी ज्यादा उदास मन से आगे बढ़ी, और फिर उसका इधर उधर देखना हुआ ही था कि उसका बिल्कुल मन नहीं था वहां पर रहने का। उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। तभी अचानक उसकी आंखों पर कोई अपना हाथ रखने लगा। तो अवनी घबराहट से अपने उस इंसान के हाथ पर हाथ रखकर बोलती है कि कौन हो तुम, छोड़ो हमें प्लीज, तुमने हमारी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं, छोड़ो हमें, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अवनी की आवाज़ सुनकर वो इंसान थोड़ा खुशी से चहकते हुए बोला कि ओके ओके, चलो बताओ कि मैं कौन हूँ। जैसे ही अवनी ने वो आवाज़ सुनी तो उसने राहत की सांस लेते हुए बोला कि रूही, ये तुम क्या कर रही हो, छोड़ो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी बताती हूँ तुमको। तो रूही भी जल्दी से अवनी से थोड़ा अलग हुई और उसे गले लगाते हुए खुशी से बोली कि आई मिस यू अभी, मैंने तुझे बहुत मिस किया। तो अवनी भी रूही की बात पर उसे हग बैक करते हुए बोलती है कि आई मिस यू टू। दोनों ही मुस्कुराते हुए अभी एक दूसरे को देख रही थी कि तभी किसी की आवाज़ दोनों के कानों में गई और बड़े गले मिलकर मिस किया जा रहा है एक दूसरे को। क्या बात है भाई, वैसे कहाँ थी इतने दिनों से, क्या हमारे डर से कहीं मुंह तो नहीं छुपा कर रखा था तुम दोनों ने? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि शायद तुम मुझसे डर गई।
सामने मोना खड़ी थी जिसके साथ अभी की आया भी खड़ी हुई थी और दोनों ही घमंड से मुस्कुराते हुए अभी अवनी को घूर रही थी। मोना की बात सुनकर रूही को अभी काफी गुस्सा आया और जिसके चलते वो मोना को देखकर आगे बढ़ी, पर अवनी उसका हाथ पकड़कर अपना सिर ना में हिलाने लगी। तभी रूही हर हरकत को नोटिस करते हुए मोना को पंच कसते हुए अवनी को देखकर बोलने लगती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी कितनी बेइज्जती होती है अवनी, तुम्हारे कारण मेरे पापा की पोजीशन चली गई और इतना सब काफ़ी नहीं था तुम्हारे लिए तो तुमने मेरी फ्रेंड को कॉलेज से ही निकलवा दिया। अवनी मोना की बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गई और फिर पहली दो बातें उसे समझ में आती हैं कि पर जो कि उसकी तीसरी बात थी वो उसको काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रही थी। अवनी ने मोना को सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा कि क्या बोल रही हो तुम मोना, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरे किसी को कॉलेज से नहीं निकलवाया है, इनफैक्ट मैं तो खुद इतने दिनों से कॉलेज नहीं आ रही हूँ। तो अवनी की बात सुनकर मोना के साथ खड़ी किया आया अवनी को देखकर बोलती है कि तुम तो बड़ी ही चालाक हो यार, मुझे तो लगा था कि तुम एकदम से भोली भाली हो। चलो मान ही लिया कि तुमने कुछ नहीं किया और बहाना तो ऐसे बना रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, मानना पड़ेगा अपनी पहचान को काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया है तुमने। उन दोनों की बात सुनकर अवनी हैरान हो गई और उसे जिस बात के बारे में दूर दूर तक अंदाज़ा भी नहीं था उस बात का इल्ज़ाम बेवजह ही उस पर लगाया जा रहा था। उसने रूही को देखा और उसकी तरफ देखकर पूछते हुए बोला, रूही ये दोनों क्या बोल रही हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है ऐसा ना, तो फिर ये लोग मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हैं। रूही अवनी की बात सुनकर मोना और केया को घूरते हुए बोली, तुमने कुछ भी नहीं किया है, अभी जो भी किया है इन्होंने ही किया है, उसी की सजा इन लोगों को मिली है। उस दिन जब तुम्हारा किडनैप हुआ था उस दिन तुम्हारी ड्रिंक में किया ने ही कुछ मिला दिया था जिससे जीजू ने सब गलती तो इन्हीं की है ना, उसी की गलती की सजा इन्हें दी गई है, बस और कुछ भी नहीं दिया है जीजू ने इन्हें। अवनी रूही की बात सुनकर आंखें बड़ी करते हुए हैरानी से बोली, क्या मॉनिस्टर ने इतना कुछ किया पर हमें कुछ बताया क्यों नहीं। तो रूही अवनी की मासूमियत देखकर उसे गालों को खींचते हुए बोलती है कि ओ माय लिटिल रैबिट, हैरान होने की जरूरत नहीं है, तू अच्छे से जानती है कि जीजू ने तुम्हें क्यों नहीं बताया है, समझी तुम। रूही की बात सुनकर अवनी ने थोड़ा हल्की सी शर्म के साथ अपनी नजरें फेरी और फिर उन्हें देखने लगी। तो रूही अवनी को देखने के बाद मोना को देखते हुए बोली कि मोना और तुम अपनी बकवास कहीं और जाकर करो समझी, और हमसे दूर रहो, वरना अभी तो सिर्फ माया गई है कॉलेज से, कहीं तुम भी यहाँ से चली ना जाओ और आइंदा से कभी हमारे मुंह मत लगना। रूही ने अवनी का हाथ पकड़ा और उसे देखते हुए बोली, अभी चल यहाँ से, वरना ये ऐसी हमारे ही सर खियाती रहेंगी। अवनी ने उन्हें देखा और वहाँ से चली गई। उनके जाते ही काया और मोना को देखकर बोलती है कि तुमने उन्हें जाने क्यों दिया। मोना काया की बात पर दांत पीसते हुए बोली, जाने नहीं दिया है, बस अभी के लिए छोड़ दिया है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कुछ हो चुका है और मैंने इतनी आसानी से तो मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाली। मोना की बात सुनकर काया थोड़ा सा घबराते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली कि वो तो ठीक है मोना, पर तुम जानती हो ना कि उसके पीछे किसका हाथ है, रणवीर राय का, देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है वो, और वो कॉलेज जो उसका ही है जहाँ हम अभी पढ़ रहे हैं। मोना काया की बात सुनकर थोड़ा सा चिड़ी हुई आवाज़ में बोली, हाँ जानती हूँ, और इस अवनी को भी भोली वाली बनकर सबकी सिंपैथी हासिल करना चाहती है, इस जैसी लड़कियाँ हर रोज का काम होता है इनका ऐसा, असल में तो वो अमीर लोगों पैसों पे मर जाती हैं और करने के बाद सोचती हैं। एंड आई एम श्योर कि मिस्टर रॉय इसे अपना मन बहलाने के लिए ही रखते होंगे अपने पास। मोना की बात सुनकर काया हल्की सी मुस्कान के साथ पूछते हुए बोलती है कि ओके ठीक है, मगर आगे क्या करने के लिए सोच रही हो तुम। मोना काया की बात सुनकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली कि हाँ बताती हूँ, चलो मेरे साथ। काया ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और मोना के साथ वहाँ से चली गई। वो दोनों ही वहाँ से चली गई तो मोना अब कुछ बड़ा करने वाली है अवनी के साथ। इधर दूसरी तरफ रॉय इंडस्ट्री में रणवीर इस वक्त अपने कैबिन में मौजूद था। उसके सामने विकी, ईरा, एली और अमन खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर रणवीर अपनी चेयर से टेक लगाकर अपनी कोल्ड वॉइस में बिना भाव से बोला कि ईरा, एली, कल से तुम दोनों सिर्फ कॉलेज ही जाओगी, वो भी पूरी सिक्योरिटी के साथ।
सब एकदम से घबराहट के मारे चुपचाप खड़े हुए थे। जैसे रणवीर की बात उन्होंने सुनी और सबके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। सब हैरान नजरों से बड़ी आंखें करके उसे देख रहे थे। सब मुंह फाड़े रणवीर को देखकर इधर उधर सोचने लगे। उसका ये कहना ही था कि ईरा एली दोनों कॉलेज जाएंगी। ये चारों के लिए किसी बम के फटने जैसी बात थी। रणवीर उनको हैरानी से छोड़ अपनी बात को आगे बढ़ते हुए बोला, विकी, मुझे डी के हर मूवमेंट की खबर चाहिए। रणवीर की बात सुनकर विकी बोला कि मैंने ऑलरेडी सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं सर। विकी की बात सुनकर रणवीर चेयर से उठा और फिर बालकनी की तरफ जाते हुए बोला, गुड, व्हाट अबाउट डैनियल? अमन रणवीर की बात का जवाब देते हुए अमन बोलता है कि बॉस, वो हमारे ब्लैक रूम में अभी आराम कर रहा है। हमने उसे वहीं पर रख लिया है और उसकी खातिरदारी का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। तो रणवीर अमन की बात सुनकर एकदम से पलटा और ईरा और एली को देखते हुए बोला कि तुम दोनों अभी पैलेस जाओगी। और रणवीर की बात सुनकर ईरा रणवीर से बोलती है कि पर बॉस, हमें आप लोगों के साथ ब्लैक रूम में जाना था ना। तो रणवीर ईरा की बात को सुनकर बिना भाव से उसे देखकर बोलता है कि नहीं, कहीं नहीं जा रही हो तुम दोनों, और आज के बाद इन सब बातों के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें बस अवनी के साथ रहना है। तो रणवीर की बात सुनते ही ईरा और एली एक साथ बोल पड़ती हैं, लेकिन क्यों? आप हमें अचानक क्यों कह रहे हैं ऐसा करने के लिए? दोनों की बात सुनकर रणवीर ने अपनी डार्क नजरें उन पर डाली और एक पल के लिए तो दोनों काफी ज्यादा सहम गई थी। रणवीर उन्हें देखकर एकदम से पलटा और अपनी कड़क आवाज में बोलता है कि तुम दोनों को जानने की जरूरत नहीं है, जितना कहा है उतना करो, नहीं तो तुम लोग हमारे गुस्से को अच्छे से जानती हो। तो विकी, दोनों को पहले छोड़कर आओ जल्दी से, रणवीर ने सख्त आवाज में कहा। तो विकी ने रणवीर की बात पर अपना सिर हाँ में हिलाया और दोनों चलने का इशारा करने लगा। तो अब दोनों ही वहां से जाने लगती हैं बहुत ही उदास मन से। इधर एम के यूनिवर्सिटी में दादू इस वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस में मौजूद थे। अभी उनके सामने कुछ और लोग भी बैठे हुए थे जो कॉलेज से कनेक्टेड ही थे। आज यहाँ पर दादाजी को स्पेशली बुलाया गया था चीफ गेस्ट के तौर पर। थोड़ी ही देर तक कुछ बातें डिस्कस करने के बाद सब लोग सेरेमनी हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं और कॉलेज में अभी फंक्शन था, जिस वजह से सारे स्टूडेंट्स आज वहां पर मौजूद थे। जैसे ही दादू हॉल में एंटर हुए तो सारे स्टूडेंट एकदम से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ये फंक्शन आज की युवा को देश की संस्कृति के बारे में बताने के लिए रखा गया था, जिसके लिए दादू यहाँ पर अपनी स्पीच देने के लिए आए थे। और जैसे ही दादू ने सारे स्टूडेंट्स पर नज़र दौड़ाई तो उनकी नज़र एकदम से अवनी पर गई, जो अभी सैकड़ों में चुपचाप खड़ी हुई बैठी थी। उन्होंने अवनी को देखा और अपनी चेयर पर बैठ गए। इस वक्त उनके चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं थे, बस वो एकदम से शांत लग रहे थे। तो वहीं अवनी अभी काफ़ी नर्वस थी। दादू को देख उसे घबराहट हो रही थी। जब रूही ने उसे देखा तो उससे पूछते हुए कहा, अभी एक बात, क्या तुझे पता है कि जीजू के साथ दादाजी यहाँ पर आने वाले थे? तभी तुमने तो ये साड़ी पहनी है ताकि तू उन्हें बता सके कि तू कितनी ज़्यादा संस्कारी बहू है, जो कॉलेज में भी अपनी संस्कृति नहीं भूली। रूही की बात सुनकर अवनी धीरे से बोली, ऐसा कुछ नहीं है यार रूह, वो तो रणवीर ने कहा था तो मैंने पहली, क्योंकि मुझे आज सबसे ज़्यादा स्पेशल दिखाना चाहते थे वो, पर वो मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है यार। यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं जो नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, पर मैं सबसे अलग साड़ी पहन कर आई हूँ। अवनी की बात सुनकर रूही थोड़ा शरारती अंदाज में बोलती है कि फुसफुसाते हुए बोला कि वैसे जीजू बेस्ट हैं, तभी तो तेरे लिए बेस्ट ही करते हैं, ही इज़ द बेस्ट। रूही की बात सुनकर अवनी नजरें शर्म से बंद करते हुए वहीं देखने लगी। तो वहीं फंक्शन कब का स्टार्ट हो चुका था। अब बारी थी चीफ गेस्ट की स्पीच की। प्रिंसिपल सर ने बड़े ही आदर भाव से विक्रम राय को स्टेज पर बुलाते हुए कहा, तो स्टूडेंट्स, अब बारी है हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट की। मिस्टर विक्रम राय आप सबको संबोधित करेंगे। प्रिंसिपल सर ने विक्रम जी की तरफ देखा और उन्हें इशारा किया स्टेज पर आने का, जिसे देखकर वो अपनी जगह से उठे और फिर माइक के पास आ गए। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी सनसनी निगाहें सब पर डाली और फिर शुरुआत करते हुए कहा,
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विक्रम राय। जाहिर सी बात है कि आप सब मुझे अच्छे से जानते ही होंगे, पर आप सबको एक बात नहीं जानते हैं और वो शायद मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो क्या बोलने वाले हैं दादू और क्या करेगा रणवीर? तो दोस्तों, क्या दादू बताएंगे अवनी के बारे में सभी स्टूडेंट को और पूरे कॉलेज में, या फिर दादू कुछ और ही बोलने वाले हैं अपने लिए या फिर अवनी के लिए? तो इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। थैंक यू फ्रेंड्स।